नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 30 लाख का आंकड़ा पार करने वाले हैं। अब तक दुनिया भर में कोरोना से करीब 2,04,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त भी पूरी दुनिया में कोरोना के करीब 19 लाख एक्टिव केस हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत पूरी मुस्तैदी से कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। आम जनता के सहयोग से मोदी सरकार कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुटी है। और अब कोरोना की इंटरनेशनल इम्तिहान का रिजल्ट भी आ गया। दुनिया के किस नेता को कोरोना युद्ध में कितने नंबर मिले? व्लादिमीर पुतिन के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी कहां खड़े हैं? आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि कोरोना काल में चमत्कार हुआ है और पूरी दुनिया भारत को नमस्कार कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। देश को संबोधित करते वक्त क्या नरेंद्र मोदी के नमस्कार से कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में कोई चमत्कार हुआ है? कोरोना ने दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। लेकिन वो कौन सा नेता है, वो कौन सा देश है जिसके लोग कोरोना काल में अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के काम से संतुष्ट हैं? किसको कितने नंबर मिले हैं? किसकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या नरेंद्र मोदी ने ट्रंप, पुतिन, एंजेला मर्केल और बोरिस जॉनसन जैसे नेताओं को इस युद्ध में पीछे छोड़ दिया है? आज हम इन सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। कोरोना युद्ध में दुनिया के ताकतवर से ताकतवर नेताओं ने अपने घुटने टेक दिए हैं। दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेताओं की परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में है। एक मशहूर एजेंसी के सर्वे में हर पैमाने पर कोरोना काल में अलग अलग देशों की सरकार के फैसलों और उसके काम करने के तरीकों का विश्लेषण किया गया है। और इस सर्वे में यह पता चला है कि भारत के आगे दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं पाया। इस सर्वे को दुनिया की मशहूर एजेंसी गैलप ने किया है, जिसने कोरोना के संकट काल में 25 से ज्यादा देशों की सरकारों के कामकाज पर सवाल पूछे और सर्वे में पाया कि कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर नंबर 1 है। इसकी वजह क्या है और किन पैमानों पर मोदी को अच्छे नंबर्स मिले हैं, आज ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा। कोरोना युद्ध में मोदी का नंबर 1 होना, दुनिया के बड़े नेताओं को पछाड़ना और अमेरिका समेत दूसरे ताकतवर देशों के नेताओं के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाना कोरोना काल में उनकी बेबसी दिखाता है। अब ये देखिए कि इस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने सर्वे कैसे किया और किन पैमानों पर किया। गैलप एजेंसी ने इस सर्वे को एक स्नैप पोल की तरह किया था। यह सर्वे दुनिया भर के 28 देशों में किया गया। पिछले 2 हफ्तों के भीतर इन सभी देशों में महिलाओं और पुरुषों से कुछ सवाल पूछे गए, उनका इंटरव्यू लिया गया। ये इंटरव्यू या तो फेस टू फेस हुए या फिर इंटरव्यू के लिए टेलीफोन या ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल किया गया। सर्वे में शामिल हुए लोगों से सबसे जरूरी सवाल यह पूछा गया कि क्या वो कोरोना काल में अपनी सरकार के काम करने के तरीके से संतुष्ट हैं? इसके जवाब में भारत के 83% लोगों ने कहा हां, जबकि इसी सवाल के जवाब में अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को बहुत कम मार्क्स दिए और सिर्फ 42% लोगों ने ट्रंप का साथ दिया। रूस और ब्रिटेन के लोगों ने पुतिन और बोरिस जॉनसन के कामकाज को सिर्फ 49% मार्क्स दिए, जबकि जर्मनी की सरकार को सिर्फ 47% लोगों का साथ मिला। सर्वे में पूछे गए इस सवाल पर जापान की सरकार का साथ सिर्फ 23% लोगों ने दिया। गैलप के सर्वे में पूछे गए इस सवाल पर 83% लोगों का मोदी सरकार के काम को थम्स अप करना यह बताता है कि जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक और कोरोना के खतरे से बचने के लिए उठाए गए हर कदम को भारत की जनता ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसमें अपनी भागीदारी निभाई है, प्रधानमंत्री मोदी का साथ दिया है। अब इसी सर्वे के दूसरे सवाल की बात करते हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया उन्हें क्या लगता है, क्या कोरोना वायरस के खतरे को भारत समेत पूरी दुनिया में काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? भारत के 51% लोग इस सवाल से इत्तेफाक रखते हैं, जबकि 43% का जवाब ना था। अमेरिका के 55% लोगों ने हां कहा और 36% लोगों ने अपना जवाब ना में दिया।
रूस के 54% लोगों ने सवाल के पक्ष में जवाब दिया और 37% लोग इस सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते। वैसे ये सवाल थोड़ा अजीब जरूर था, क्योंकि जिस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली हो, वो वायरस खतरनाक नहीं तो और क्या है? और इसमें एग्री और डिसएग्री करने का प्रश्न कैसे उठ सकता है? सर्वे में भारत समेत 28 देशों के लोगों से यह सवाल भी पूछा गया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए क्या आप अपने मानव अधिकारों का बलिदान दे सकते हैं? इसके जवाब में भारत के 85% लोगों का कहना था हां, जबकि अमेरिका के सिर्फ 45% लोगों ने हां में जवाब दिया। इसी पैमाने पर जापान के सिर्फ 32% लोग कोरोना काल में अपने मानव अधिकारों का बलिदान देने को तैयार हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोग अन्य देशों के मुकाबले कितने समझदार और परिपक्व हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन भारत ने अभी तक कड़े कदम और जरूरी उपाय की बदौलत कोरोना के वायरस को मेंटेन कर रखा है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। सर्वे में इससे जुड़ा भी सवाल पूछा गया। सवाल था कि सबसे बुरी हालत अभी होने वाली है या अब चीजें सुधरेंगी? पहले सवाल के जवाब में भारत के 22% लोगों ने हामी भरी, जबकि दूसरे सवाल के जवाब में भारत का वोटिंग परसेंटेज था 60%। अमेरिका के 47% लोगों ने पहले सवाल के पक्ष में वोट दिया, जबकि सिर्फ 12% लोगों को लगता है कि हालात सुधरेंगे। जर्मनी में 54% लोगों को लगता है कि हालात बिगड़ेंगे, जबकि सिर्फ 9% लोगों को लगता है कि बुरा दौर गुजर गया। अब तक इस सर्वे में पूछे गए सवाल और हिंदुस्तानियों के जवाब से एक बात तो साफ है कि पूरा देश एक साथ मिलकर कोरोना को हराने के लिए युद्ध स्तर पर अपना योगदान दे रहा है। और उसी योगदान का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में भी किया। मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटूं। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। हालांकि सर्वे में पूछे गए एक सवाल पर भारत के लोगों को तत्काल प्रभाव से मंथन करने की जरूरत है। सवाल था कि कोरोना से बचने के लिए क्या आप मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसके जवाब में भारत के 30% लोगों का जवाब था ना, जबकि 70% ने कहा हां। अमेरिका में हालत और भी खराब है, क्योंकि वहां 91% लोगों ने कहा कि वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि सिर्फ 9% ने मास्क इस्तेमाल करने की बात कही। जर्मनी के लोग अमेरिका से भी गए गुजरे निकले और 97% ने कहा मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि सिर्फ 3% लोगों ने मास्क पहनने की बात स्वीकार की। इस पैमाने पर भारत का परसेंटेज भले ही अमेरिका और जर्मनी से बेहतर हो, लेकिन उसे 100% तक पहुंचाना आप सबका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए बिना देरी के मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या आप घर में रहते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं।
इसके जवाब में भारत के 60% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 40% लोग ऐसे हैं जो इसका पालन नहीं करते और ये चिंता की बात है। अमेरिका में हाल भारत से भी खराब है। वहां सिर्फ 39% लोग घर में रहते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जबकि 61% लोगों को अपने जान की कोई परवाह नहीं। शायद इसीलिए अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। गैलप के मुताबिक सर्वे में शामिल 91% लोगों की राय है कि भारत सरकार कोरोना से निपटने में अच्छा काम कर रही है। गैलप के सर्वे में भारत सरकार की रेटिंग दुनिया भर में नंबर 1 है। सर्वे में शामिल 79% लोगों ने यह भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार का फैसला सही कदम था। इससे पहले अमेरिका की एक और एजेंसी ने कोरोना से जंग में मोदी को दुनिया का नंबर 1 नेता माना था और पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा और प्रभावशाली नेता करार दिया था। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत की जनता इस मुश्किल हालत में अपने देश की सुरक्षा में जी जान से जुटी है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें, मुंबई में कोरोना से मरने वालों की तादाद अब 200 के पार चली गई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 12 लोगों की मौत हुई। इसके साथ मुंबई में 204 लोग कोरोना से अब तक दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 342 पर है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव गुजरात में है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के अंदर ही 230 नए केस आ गए और 18 लोगों की जान चली गई। गुजरात में अब तक 3,301 कोरोना मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना ग्राफ में एकाएक गुजरात का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है। 3,000 से ज्यादा केसेस के साथ गुजरात कोरोना लिस्ट में दूसरे नंबर का राज्य बन गया है, जबकि 130 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 282 लोग कोरोना को हराने में कामयाब हुए हैं। गुजरात में अब तक 50,000 के करीब की टेस्टिंग की जा चुकी है। गुजरात में अचानक आई इस तेजी की वजह क्या है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार आंकड़ों के खेल में असली तस्वीर सामने नहीं आ पाती। दरअसल गुजरात में एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कोरोना उनके अंदर दाखिल हो चुका है, उनकी पहचान सही वक्त पर की जा सके ताकि ऐसे लोग किसी दूसरे को संक्रमित न कर पाए। गुजरात में पहला कोरोना का पॉजिटिव केस 19 मार्च को रिपोर्ट हुआ था और 28 मार्च तक यहाँ पे केसेस की संख्या करीब 53 थी और डबलिंग रेट भी करीब 9 से 10 दिन के आसपास चल रहा था। लेकिन जब मरकज़ के केसेस सामने आए, जब ये बात सामने आई कि निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हुए कई लोग गुजरात में हैं, तब जब उनकी तलाश की गई 130 लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे हुए यहाँ पाए गए और इसके अलावा करीब 1100 लोग तबलीगी जमात के ऐसे पाए गए जो अलग अलग राज्यों से यहाँ गुजरात के अलग अलग भागों में, ख़ासतौर पे अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में आकर के रुके हुए थे। तब अचानक गुजरात में केसेस का जो ट्रैक है वो बढ़ना शुरू हुआ और 12 अप्रैल वाला जो हफ्ता है उसमें करीब 4 दिन के डबलिंग रेट से गुजरात में केसेस बढ़े, जिसको कि बाद में राज्य सरकार द्वारा लगातार एग्रेसिव टेस्टिंग के ज़रिए अब 6 दिन पर लाया गया है। फ़िलहाल गुजरात में जो पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है वो करीब 600-650 केसेस से ज़्यादा के आसपास है और कोशिश ये की जा रही कि किसी भी तरह जो प्रोग्रेशन है केसेस का उसको कम किया जाए। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा मौत हुई, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी जानिए। गुजरात में 133 मौत में से 82% लोग ऐसे थे जिनको पहले से कैंसर, डायबिटीज, टीबी जैसी बीमारी थी। आसान शब्दों में कहें तो इनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर था। इसके बाद 8% ऐसे लोग थे जो आखिरी स्टेज में अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स के पास इनको बचाने का वक्त ही नहीं था, जबकि 10% लोगों की इलाज के दौरान जान गई। जिनकी मौत हुई उनमें ज्यादातर लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। प्रधानमंत्री से लेकर डॉक्टर्स और प्रशासन हर कोई बार बार समझा रहा है बुजुर्गों को और जो पहले से बीमार हैं उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है।
जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, घरों से बिल्कुल ना निकले। गुजरात में कोरोना की टाइमलाइन से उसकी स्पीड देखिए। 1 अप्रैल तक 87 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 15 अप्रैल को यह आंकड़ा 766 पर पहुंचा। 20 अप्रैल तक 1939 तक रफ्तार पकड़ी। 25 अप्रैल तक 3071 केसेस कंफर्म हुए। गुजरात हिंदुस्तान का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में गुजरात में कहां पर क्या हालत है, यह जानना भी बेहद जरूरी है। गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव अहमदाबाद में मिले हैं। अहमदाबाद में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पहले उसकी क्रोनोलॉजी को डिकोड करना होगा। अकेले अहमदाबाद में 2000 के करीब कोरोना पेशेंट हैं। इस शहर से अब तक 84 लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है और 1712 एक्टिव केस हैं। अहमदाबाद शहर 7 जोन्स और 48 वार्ड्स में बटा हुआ है। इसमें कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा संक्रमण इन 7 में से 2 जोन्स, मध्य जोन और दक्षिण जोन के 6 वार्ड्स में देखा गया है, जो कि इस वक्त कोरोना हॉटस्पॉट एक तरह से माने जा रहे हैं शहर के, क्योंकि शहर के करीब 75% से ज़्यादा केसेस इन 6 वार्ड्स में ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं इन 2 जोन्स के। और मैं आपको बता दूं कि ये इस वजह से क्योंकि ज़बरदस्त टेस्टिंग की गई है, एग्रेसिव टेस्टिंग यहाँ पे जारी है। 9 अप्रैल के बाद से, जब से ये टेस्टिंग की गई है, लगातार केसेस जो हैं उसकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सामने से सर्वेलेंस करके, केसेस ढूंढ करके टारगेट टेस्टिंग की जा रही है। और इस टारगेट टेस्टिंग की वजह से बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तरह से ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है, क्योंकि आप एक एसिम्प्टोमेटिक केस अगर पकड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति के द्वारा 400 लोगों को संक्रमित होने से बचाते हैं। अहमदाबाद में युद्ध स्तर पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग का काम चल रहा है, यानी इसका इंतजार नहीं हो रहा कि कोरोना पेशेंट खुद सामने आए, बाकायदा उनको ढूंढा जा रहा है। जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना जितनी देर छिपा रहेगा उतना ज्यादा संक्रमण फैल जाएगा। क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ही वॉर फुटिंग पे केसों को सामने से ढूंढ निकाल कर संक्रमण की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया है। यदि जो काम हमने किया है वह नहीं किया गया होता तो ऐसी खराब परिस्थिति हो सकती थी कि 15 मई या मई के आखिर तक बहुत बड़ी संख्या में केसेस हो जाते। परंतु बहुत ही एक अच्छी बात है कि हमने समय रहते तैयारियां शुरू की, समय रहते प्रोएक्टिव सर्वेलेंस किया और केसों को सामने से ढूंढ निकालकर उनको आइसोलेट कर दिया है। विजय नेहरा जो समझा रहे हैं, उनकी बातें कितनी सीरियस हैं, इसकी फुल डिटेल ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अहमदाबाद में सबसे बड़ा टास्क है कोरोना डबलिंग को स्लो और काबू में करना। 1 से 300 केसेस होने में 25 दिन का वक्त लगा। सिर्फ 4 दिन 300 से केस डबल हो गए। 600 से 900 पहुंचने में महज 48 घंटे लगे। इसके बाद 1200 तक जाने में सिर्फ 1 दिन। 1200 से 1500 होने में 2 दिन। 1500 से 1800 होने में 2 दिन का वक्त लगा। 20 अप्रैल तक ये नंबर्स 3 से 4 दिन में डबल हो रहे थे। अब इनकी स्पीड 7 से 8 दिन में पहुंच गई। प्रशासन का टारगेट है कोरोना की स्पीड को स्लो करते हुए 10 दिन तक पहुंचाना। हालांकि ये काम काफी मुश्किल भरा है। ऐसा ही चैलेंज सूरत भी बन गया है, मगर इसका एहसास लगता है वहां की जनता को जरा भी नहीं। सड़कों पर भारी भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह, न कोरोना का खौफ। सूरत में 18 अप्रैल तक कंडीशन कंट्रोल में थी, लेकिन बाद में आंकड़े डराने लगे। 18 अप्रैल को मान दरवाजा से केस सामने आने शुरू हुए। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा। सूरत में 513 कोरोना केस हैं, जिनमें 205 सिर्फ मान दरवाजा से हैं। सूरत से 280 किलोमीटर दूर मुंबई में भी ऐसा ही रेड अलर्ट है, जहां पर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मुंबई में कोरोना 3rd स्टेज में दस्तक दे रहा है। हालात बेहद नाजुक हैं।
सरकार और प्रशासन हर तरफ पैनिक है। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत मुंबई में हुई है और कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 5000 पार कर चुका है। देश के कई राज्यों के मुकाबले दोगुने तिगुने केस अकेले मुंबई में सामने आए। मुंबई कैसे कोरोना का एपिसेंटर बन गया? क्यों मुंबई में हर घंटे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं? इसके जवाब के लिए पहले मुंबई की जियोग्राफी को समझना होगा। मुंबई को 24 वार्ड में बांटा गया है। बीएमसी का यह नक्शा बता रहा है कैसे कोरोना ग्रहण में पूरी मुंबई समाती जा रही है। मुंबई का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां पर कोरोना ने अटैक न किया हो। सबसे ज्यादा जी साउथ वार्ड पर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। जी साउथ वार्ड में वर्ली और एनएम जोशी मार्ग मार्केट आते हैं। यहां पर 600 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जी नॉर्थ वार्ड डरा हुआ है क्योंकि यहां पर धारावी मौजूद है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। यहां पर 8 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, एक दूसरे पर टिके हुए मकान हैं, एक कमरे में जिंदगी गुजारते कई परिवार हैं। ऐसी है कहानी धारावी की, जहां पर कोरोना ने अब कब्जा करना शुरू कर दिया है। धारावी में 250 के करीब कोरोना केसेस की पुष्टि हो चुकी है और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना जो है दिन ब दिन अपने पैर पसारता ही जा रहा है और इसे रोकने के लिए, इसके फैलाव को रोकने के लिए जो है राज्य सरकार और बीएमसी प्रशासन ने यहाँ पर काफ़ी कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और धारावी को कोरोना से बचाने के लिए एक्शन प्लान भी जो है तैयार किया गया है, उस पर अमल भी चल रहा है। अगर हम बात करें तो धारावी में ये 250 हेक्टेयर इलाके में करीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन कोरोना का जो फैलाव पिछले 1 महीने में यहाँ पर 214 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिन पॉकेट्स में, जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं और जहाँ पर मौतें हुई है, ऐसे 5 से 6 इलाके हैं जिसमें कि डॉक्टर बालिका नगर जहाँ पर 3 मौतें हुई है, उसके बाद कल्याणवाड़ी जहाँ पर 2 मौतें हुई है और उसके बाद मुस्लिम नगर, मदीना नगर और यहाँ पर मुकुंद नगर जैसे जो इलाके हैं, सोशल नगर और एक इलाका है। ऐसे जो 5 से 6 इलाके हैं, इन हाई रिस्क इलाकों को सबसे बड़े हॉटस्पॉट यहाँ पर घोषित किए गए। वैसे देखते देखते मुंबई कोरोना के डेंजरस लेवल पर पहुंच गई है। मुंबई में पहला केस 11 मार्च को सामने आया। 31 मार्च तक यह आंकड़ा 100 तक पहुंच गया। 6 अप्रैल आते आते कोरोना 500 नंबर्स तक जा पहुंचा। 9 अप्रैल तक 876, 12 अप्रैल तक 1286 कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। 15 अप्रैल तक 2000 के करीब। 25 अप्रैल को कोरोना का आंकड़ा 4870 पर पहुंच गया। इसकी 3 बड़ी वजहें: सरकार का देर से एक्टिव होना, प्रशासन का ढीला रवैया और जनता का लॉकडाउन पालन न करना। लॉकडाउन के बीच मुंब्रा का यह हाल देखिए। ऐसे ही क्या नासिक और क्या पुणे, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ नॉन स्टॉप भाग रहा है। महाराष्ट्र में 7600 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं और 320 से ज्यादा लोग अभी जान गंवा चुके हैं। पुणे डिवीजन में 79 लोगों की मौत हुई। वहीं नासिक डिवीजन में 20 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। अगर ऐसे ही कोरोना का ग्राफ बढ़ता रहा तो मुंबई का हाल भी न्यूयॉर्क जैसा हो जाएगा। तब कोरोना को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन मानिए। आपने गुजरात और महाराष्ट्र का हाल देखा, अब आपको बाकी देश का हाल बताते हैं। कोरोना की लड़ाई में देश को 3 जोन में बांटा गया है। इसमें रेड जोन सबसे खतरनाक है। देश में करीब 180 जिले इस समय रेड जोन में, यानी वो इलाके जहां कोरोना कैद में तो है लेकिन वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। अब सरकार और सिस्टम के लिए चुनौती यह है कि देश भर के रेड जोन से वायरस बाहर ना निकले, नहीं तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। भारत के नक्शे पर दिखाई दे रहे ये लाल निशान देश के वो इलाके हैं जहां अभी तक कोरोना जिंदा है और मौका देखकर लोगों को अपना शिकार बनाने के इंतजार में है।
इन्हें रेड जोन का नाम दिया गया है। यानी ये देश के वो इलाके हैं जहां जरा सी सावधानी हटी तो देश में बड़ी दुर्घटना घटी। देश में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कोरोना बहुत तेजी से फैला और लोगों को बहुत बीमार करता चला गया। इन इलाकों में संक्रमण की चेन ऐसी बनी कि एक दूसरे से और दूसरे से बहुत लोगों तक पहुंच गया। जब तक मरीज की पहचान होती तब तक वो बहुत से लोगों तक कोरोना पहुंचा चुका था। देश में ऐसे इलाकों की पहचान करके इन्हें रेड जोन घोषित किया गया है ताकि इन इलाकों से संक्रमण आगे ना पहुंच सके। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेड जोन होता क्या है, यहाँ सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ रहने वाले लोगों को क्या खतरा होता है और रेड जोन से संक्रमण रोकना सबसे मुश्किल काम क्यों है। कोरोना की लड़ाई में सरकार ने देश को 3 हिस्सों में बांटा है। इनमें सबसे ज्यादा खतरा रेड जोन में, यानी वो इलाका जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 10 या उससे ज्यादा है। इसके अलावा रेड जोन से संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसके बाद ऑरेंज जोन, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या कम है लेकिन संक्रमण का खतरा बना हुआ है। और तीसरा है ग्रीन जोन, यानी वो इलाका जहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है या जो मरीज थे वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। आज हम आपको देश के उन रेड जोन में लेकर चलेंगे जहां संक्रमण की आग पूरी तरह फैल गई और वहां रहने वाले लोगों को इसने खतरे में डाल दिया। कोई विदेश से कोरोना लाया तो कोई तबलीगी जमात से, कुछ ऐसे भी जिन्होंने कोरोना की सच्चाई छुपाई और अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया। कुछ ऐसे लापरवाह भी थे जो कोरोना को अपने साथ लिए घूम रहे थे। ऐसे लोगों की लापरवाही की वजह से देश के ज्यादातर जिले रेड जोन में तब्दील हो गए। आज स्थिति यह है कि भारत के कुल 747 जिलों में से 339 जिलों में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है, जबकि 408 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश जारी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक करीब 180 जिलों को रेड जोन में रखा गया है तो 228 जिले ऑरेंज जोन में, 10 या इससे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले जिले को रेड जोन में रखा गया है जहां लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी। हालांकि ग्रीन जोन वाले इलाके में छूट मिल सकती है। इतना ही नहीं, देश के 80 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि एक मरीज की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली का 80% इलाका रेड जोन में आ चुका है। कोरोना की वजह से देश की राजधानी के हाल इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली के 11 में से 9 जिलों को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के 95 रेड जोन ऐसे हैं जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव मिलने की संख्या में जरूर कमी आई है लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इन इलाकों में रहने वाले कुछ लोग अब तक वायरस के खतरे को बहुत हल्के में ले रहे हैं।